गुड मॉर्निंग। अध्याय 10 मानव बस्तियाँ, विषय भूगोल में हम पढ़ रहे थे ग्रामीण बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पढ़े हमने, उनकी प्रमुख समस्याएं पढ़ी। आज मानव बस्तियों में हम पढ़ेंगे नगरीय बस्तियाँ, जो कि मानव बस्ती का दूसरा रूप है। तो सबसे पहले नगरीय बस्तियाँ हम पहले पढ़ चुके हैं कि वे सभी बस्तियाँ जहाँ पर व्यक्ति या अधिकांश जनसंख्या द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं। तो नगरीय बस्तियाँ कौन सी बस्तियाँ हैं? वे बस्तियाँ जहाँ पर अधिकांश जनसंख्या द्वितीय एवं तृतीयक क्रियाकलाप में सम्मिलित होती है, उस बस्ती को हम ग्रामीण बस्ती कहते हैं। अब नगरीय बस्तियों तीव्र नगरीय विकास एक नूतन परिघटना है। नूतन यानी नया। कुछ समय पूर्व तक बहुत ही कम बस्तियां कुछ हज़ारों से अधिक निवासियों वाली थी, यानी बहुत कम ऐसी बस्तियां थी जिनकी जनसंख्या कुछ हज़ार से ज़्यादा हो। प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या, तो यहाँ पर जो पहली नगरीय बस्ती है वो लंदन नगर को बताया गया है कि जनसंख्या लगभग 1810 ईस्वी तक 10 लाख हो गई थी। तो पहली नगरीय बस्ती जो लंदन है और उसके 1810 ईस्वी तक 10 लाख जनसंख्या बताई गई है। 1982 में विश्व के करीब 175 नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। तो 1982 में सन 1982 तक 175 नगर विश्व में ऐसे हो गए जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। 1800 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या नगरीय ये भी याद रखें, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी। 1800 तक जो हमारी कुल जनसंख्या है धरती पर, उसका लगभग 3% नगरीय बस्तियों के रूप में निवास करता था, जबकि वर्तमान में 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हैं, ये समय के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत है जो नगरीय प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। यानी 2017 में लगभग 54% है, 2001 में 48% जो जनसंख्या थी हमारी वो नगरीय जनसंख्या के रूप में निवास करती थी। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, जिस तरह से मानव बस्ती का वर्गीकरण नगरीय और ग्रामीण में है, तो उसी तरह नगरीय बस्तियों का भी वर्गीकरण किया जाता है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा एक दूसरे से भिन्न होती है। वर्गीकरण के कुछ सामान्य आधार जनसंख्या के आकार के आधार पर मनुष्य द्वारा किए जाने वाले व्यावसायिक व प्रशासनिक कार्य हैं। यानी हम नगरीय जो बस्तियां हैं उनको किस किस आधार पर बांट पा रहे हैं? एक तो पहला तो है जनसंख्या का आधार, दूसरा व्यवसाय और तीसरा प्रशासनिक कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। सबसे पहले जनसंख्या का आधार ही लेते हैं। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मानदंड को अपनाया है। जो विश्व के अधिकतर विकसित देश हैं उनमें इस मानदंड को अपनाया जाता है कि जनसंख्या के आधार पर नगर या ग्रामीण क्षेत्र निश्चित किया जाता है। नगरीय क्षेत्रों की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा अलग अलग देशों में अलग अलग है। ये कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना व पुर्तगाल में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500। ये अलग अलग देशों के अनुसार अलग अलग है। भारत में 5000 एवं जापान में 30,000 व्यक्ति है। जहाँ पर इतने व्यक्ति निवास करते हैं उस क्षेत्र को हम नगरीय क्षेत्र मानते हैं इन देशों की परिभाषा के अनुसार। भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी, भारत में 5000 जनसंख्या हो जाए उसे नगरीय मान लेते हैं, या फिर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जहाँ पर व्यक्ति निवास करते हैं उस क्षेत्र को हम नगरीय क्षेत्र मान लेते हैं। एवं साथ ही गैर कृषि कार्यों में, देखिए वही बात आ रही है यहाँ पर धीरे धीरे, लगी जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी कृषि कार्य जो होते प्राथमिक कार्य हैं, जबकि गैर कृषि कार्य द्वितीयक तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। विभिन्न देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक या कम होने की स्थिति में घनत्व वाला मानदंड उसी के अनुरूप बढ़ा या घटा दिया जाता है। डेनमार्क, स्वीडन व फिनलैंड में 250 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले
सभी क्षेत्र नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। आइसलैंड में नगर होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 300 मनुष्य होनी चाहिए। तो देखिए, ये प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारणों के कारण ऐसा है कि वहाँ पर जनसंख्या कम है, इसलिए कम लोगों में ही उस बस्ती को नगरीय बस्ती मान लिया जाता है। जबकि कनाडा तथा वेनेजुएला में यह संख्या 1000 व्यक्ति है। तो ये हमारे जैसे जैसे हम देशों के अनुरूप आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रत्येक देश के अलग अलग मानदंड हैं किसी भी क्षेत्र को नगरीय या ग्रामीण घोषित करने के। अब नगर की व्यावसायिक आधार पर संरचना देखते हैं कि कौन सी बस्ती नगरीय होगी। जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में जैसे भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियां के अंतर्गत गिना जाता है, निर्दिष्ट करने के लिए मानदंड माना जाता है। अगर कोई किसी कस्बे में भी अगर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो जाता है तो उसको नगरीय घोषित कर दिया जाता है भारत में। इसी प्रकार इटली में उस बस्ती को नगरीय कहा जाता है जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या का 50% उत्पादक जनसंख्या यानी कार्यों में संलग्न जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। जो भी उत्पादक कार्य प्रणालियां हैं वो प्राथमिक क्रिया में संलग्न होकर द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप में अगर 50% जनसंख्या संलग्न है तो उसको नगरीय बस्ती मान लिया जाता है। भारत में यह मानदंड 75% रखा गया है। अगर भारत के किसी बस्ती मानव बस्ती में अगर 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्य यानी प्राथमिक कार्य में संलग्न नहीं है तो उस नगर को हम व्यावसायिक नगर मान लेंगे। अब प्रशासनिक नगर, प्रशासन होता है जहाँ से आपकी तहसील है जो प्रशासनिक नगर है, आपका जो जिला केंद्र है वो प्रशासनिक केंद्र है। वो प्रशासनिक केंद्र क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वहाँ पर आपको वोटर कार्ड, राशन कार्ड, लाइसेंस इत्यादि आपको वहाँ से प्राप्त होते हैं, वहाँ से जारी किए जाते हैं। वो हमारे प्रशासनिक केंद्र हैं। अगर आपको एफिडेविट भी बनवाना है, नोटरी करवानी है तो भी आपको इन स्थानों पर जाना होता है। कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने हेतु प्रशासनिक ढांचे को मानदंड माना जाता है। जहाँ पर ये सब कार्य होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र देना, जहाँ पर ये कार्य प्रशासनिक कार्य होते हैं, जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, तो उस आधार पर बस्तियों को नगरीकृत या प्रशासनिक नगर माना जाता है। उदाहरण के लिए भारत में किसी भी आकार की बस्ती को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहाँ नगरपालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित है। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका के देश ब्राज़ील व बोलीविया में जनसंख्या आकार का ध्यान नहीं रखते हुए किसी भी प्रशासनिक केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। तो वहाँ पर कोई भी अगर नगरीय केंद्र है तो उसे नगर घोषित कर दिया जाता है। अब होता है स्थिति नगरीय क्षेत्रों की या नगरीय बस्ती की स्थिति। नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी अवकाश सैरागाह, अवकाश यानी छुट्टियां, सैरगाह घूमने फिरने के लिए आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए की स्थिति के लिए जो आवश्यक बातें होनी चाहिए वो औद्योगिक नगर, सेना नगर या समुद्री पत्तन नगर के लिए आवश्यक स्थितियों से भिन्न होती है। यानी अगर आमद प्रमोद के लिए कोई पर्यटन केंद्र बनाया जाना है तो उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, सैन्य नगर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, औद्योगिक नगर की स्थिति कैसी होगी, ये भिन्न भिन्न होती है। सामरिक नगरों की स्थिति ऐसी जगह हो जहाँ प्राकृतिक सुरक्षा मिले, यानी प्राकृतिक भी हमें सपोर्ट करे, प्रकृति से हमें कुछ कोई ज़्यादा नुकसान ना हो और ना हमसे प्रकृति को जो ही ज़्यादा नुकसान हो। खनिज नगरों के लिए क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिजों का पाया जाना आवश्यक है। औद्योगिक नगरों के लिए स्थानीय शक्ति, यानी औद्योगिक नगर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर स्थानीय शक्ति, कच्चा माल इत्यादि सुगमता से पर्याप्त उपलब्ध हो सके। पर्यटन केंद्र के लिए आकर्षण दृश्य, यानी पर्यटक केंद्र अगर पर्यटक नगर हमें स्थापित करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्राकृतिक दृश्य होने चाहिए, समुद्र तट होना चाहिए जहाँ पर लोग मनोरंजन के लिए आ जा सकें और यातायात भी होना चाहिए। हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे पर्यटन तृतीय क्षेत्र में औषधीय जल वाला झरना या कोई ऐतिहासिक अवशेष पतन के लिए पोताश्रय का होना आवश्यक है।
प्राचीन नगरीय बस्तियों की स्थिति जल, गृह निर्माण, सामग्री एवं उपजाऊ भूमि उपलब्धता पर निर्भर रहती है। यद्यपि वर्तमान में भी उपरोक्त कारकों का महत्व कम नहीं हुआ है, यानी वर्तमान में भी इनकी उपयोगिता है कि इनकी जल, गृह निर्माण, सामग्री, उपजाऊ भूमि आदि, जो किसी भी नगरीय बस्ती की स्थिति को प्रभावित करती हैं। फिर भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण ऐसे क्षेत्रों में भी नगरीय बस्तियाँ विकसित हो रही हैं जहाँ उपरोक्त सुविधाएँ न हों, पाइपलाइन के द्वारा जल दूर दूर तक पहुँचाया जा रहा है। यानी वर्तमान में जो प्राचीन जल की अवस्था है वो पहुँचाया गया है। एवं यातायात के साधनों के माध्यम से गृह निर्माण सामग्री भी ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही है जो दुर्गम क्षेत्र हैं, दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त की जा सकती है। नगरों के विस्तार में स्थान के अलावा उनकी स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो नगर निगम, जो नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के निकट स्थित है, उनका विकास तेज़ी से होता है। जिसका व्यापारिक दृष्टि से उपयोग ज़्यादा होता है वो जल्दी विकसित हो पाते हैं। आगे देखते हैं नगरीय क्षेत्रों के कार्य क्या हैं। नगरीय क्षेत्र क्या क्या कार्य करते हैं। प्राचीन नगर प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे। जो प्राचीन नगर हैं वो मुख्यतः प्रशासनिक या व्यापार के केंद्र या उद्योग या सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। वर्तमान समय में सुरक्षा एवं धर्म का कार्यात्मक विभेदीकरण के रूप में महत्व घट गया है। यानी इन आधार पर आजकल नगरों का जो बंटवारा होता था या उनको अलग अलग किया जाता था, ये कम महत्व का है। इसके आधार पर आजकल नगरों का वर्गीकरण नहीं होता है, परंतु कई अन्य कार्य इस सूची से जुड़ गए हैं। आजकल कई नए कार्य जैसे मनोरंजनात्मक, जिसको आप पर्यटन का बोल सकते हैं, यातायात, खनन, खनिजों का निर्माण, आवासीय तथा सबसे नवीन सूचना औद्योगिकी, जो वर्तमान का सबसे आधुनिक उद्योग है, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर नगरों का वर्गीकरण संपन्न होते हैं। इनमें से कुछ कार्यों के लिए नगरीय केंद्रों को समीप के ग्रामीण क्षेत्रों से किसी भी प्रकार के आधारभूत संबंधों की आवश्यकता नहीं है। इन्हें कच्चे माल की कम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनको विकसित करना संभव हो पाता है। यद्यपि नगर बहुत से कार्य करते हैं, पर हम केवल उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को उल्लेख करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम शेफील्ड को औद्योगिक नगर, लंदन को पतन नगर, चंडीगढ़ को प्रशासनिक नगर सोचते हैं। ये सभी नगरों के उदाहरण दिए गए हैं, कौन सा नगर किस प्रकार का है। बड़े नगरों में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसके विपरीत समय के अनुसार नए नए कार्य विकसित होते रहते हैं। इंग्लैंड के 19वीं शताब्दी के मछली पकड़ने वाले पत्तनों ने अब पर्यटन को विकसित कर लिया है। जिनका उपयोग केवल मछली पकड़ने के लिए किया जाता था, आजकल वो पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं इंग्लैंड में। कई प्राचीन बाजार नगर अब विनिर्माण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। नगरों एवं शहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यानी नगरों का वर्गीकरण जो है किन किन आधारों पर हो सकता है, वो ये हैं। पहला है प्रशासनिक नगर, यानी जहाँ पर प्रशासनिक कार्य ज़्यादा होते हैं उनको प्रशासनिक नगर कहेंगे। तो प्रशासनिक कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। राष्ट्र की राजधानियाँ, जहाँ पर केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। यानी जहाँ पर कोई भी प्रशासनिक प्रकार के कार्य सत्ता से या सरकार से जुड़े हुए कार्य होते हैं, वे सभी नगर प्रशासनिक कार्य कहलाते हैं। जैसे नई दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, अदीस, लगभग सभी देशों की राजधानियाँ प्रशासनिक नगर हैं। डीसी एवं लंदन इत्यादि प्रशासनिक नगर हैं। राज्यों में भी ऐसे नगर हो सकते हैं। सभी राज्य जैसे हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, प्रशासनिक नगर है। जिनका कार्य प्रशासनिक हो, उदाहरण के लिए विक्टोरिया, कोलंबिया, लेबिन, न्यूयॉर्क, चेन्नई, तमिलनाडु इत्यादि, ये विषयों के आधार पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर, इन नगरों का जो मुख्य कार्य होता है व्यापार एवं व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन्हें व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर कहा गया है। कृषि बाजार कस्बे जैसे विनिपेग व कंपार नगर, ये नगरों के नाम हैं। बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर जैसे फ्रैंकफर्ट एवं एम्स्टर्डम, विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे मैनचेस्टर व सेंट लुइस एवं परिवहन के केंद्र जैसे लाहौर, बगदाद एवं आगरा प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहे हैं।
जहाँ वस्तुओं का आदान प्रदान अत्यधिक बड़े स्तर पर होता था, जहाँ पर व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुए थे, लेकिन वह वहाँ पर आजकल व्यावसायिक नगर के रूप में विकसित हो चुके हैं। सांस्कृतिक नगर, तीर्थ स्थान जैसे जेरूसलेम, मक्का, जगन्नाथपुरी एवं बनारस आदि सांस्कृतिक नगर हैं, जहाँ पर संस्कृति को फलने फूलने का अवसर मिला। अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मान्यताओं के व्यक्ति रहते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे धार्मिक व्यक्तियों के संपर्क में हम आते हैं और नई नई संस्कृतियों का विकास होता है। इनके अतिरिक्त जो कार्य नगर करते हैं उनमें स्वास्थ्य मनोरंजन गांव की तुलना में ज़्यादा होता है। औद्योगिक, खनन एवं परिवहन आदि सम्मिलित किए जाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर जो सुविधाएं होती हैं इनसे संबंधित वो विकसित ज़्यादा होती हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के प्रकार हो गए। अब देखते हैं आकृति के आधार पर नगरीय क्षेत्र का वर्गीकरण। जैसे हमने ग्रामीण क्षेत्रों का वर्गीकरण किया था आकृति के आधार पर, वैसे ये नगरीय क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। एक नगरीय बस्ती रेखीय, वर्गाकार, तारे के आकार या अर्धचंद्राकार हो सकती है। जैसे ग्रामीण बस्तियों के अलग अलग आकार थे, यहाँ पर वैसे ही नगरीय बस्तियों के भी अलग अलग आकार हैं। वास्तव में किसी भी नगर की आकृति, वास्तुकला एवं भवन की शैली वहाँ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की देन होती है। जलवायु का भी इफेक्ट होता है, ऐतिहासिक भी है और सांस्कृतिक भी है। विकसित एवं विकासशील देशों के कस्बे एवं नगर उनके विकास एवं नगर नियोजन में कई तरह की विभिन्नताएं रखते हैं। विकसित देशों में अधिकतर नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं, जिनकी योजना पहले से ही बनाकर उन्हें बनाया गया है। जैसे हमारे भारत में प्रमुख है चंडीगढ़, जिसकी पूर्व योजना है और बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से शहर को बसाया गया है। जबकि विकासशील देशों में अधिकतर नगरों की उत्पत्ति ऐतिहासिक है तथा उनकी आकृति अनियमित है, यानी बिना उनकी कोई आकृति, निश्चित आकृति नहीं है, और इनकी उत्पत्ति भारत में ज़्यादातर ऐतिहासिक है। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ एवं कैनबरा नियोजित नगर हैं। देखिए अभी जिक्र किया गया था चंडीगढ़ का, ये नियोजित नगर हैं। जबकि भारत में छोटे कस्बे ऐतिहासिक रूप से परकोटे से बाहर की ओर बड़े नगरीय फैलाव में गैर योजनाबद्ध, यानी जो छोटे नगर हैं उनके लिए कोई योजना नहीं है, विकसित हुए हैं। अदिस अबाब ये जगह का नाम है। देखिए अभी देखते हैं। इथोपिया का राजधानी नगर, इथोपिया देश की राजधानी नगर अदिस अबाब, जैसा कि इसके नाम से विवादित होता है, एक नया नगर है जिसकी स्थापना 1878 में की गई, यानी योजनाबद्ध तरीके से इसको बसाया गया है। बिल्कुल नया नगर है। संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। सड़कों का प्रारूप स्थानीय धरातल से प्रभावित है। राजकीय मुख्यालय प्याजा, रात तथा अमिस्टो किलों से चारों ओर सड़कें जाती हैं। मरकाटो में एक बहुत विकसित बाजार है, जिसके विषय में मान्यता है कि उत्तर में काहिरा व दक्षिण में, ये यहाँ पे चित्र भी दिए गए हैं। ये मानचित्र है कि कौन सा मार्केट कहाँ होगी, कहाँ पर मुख्य मार्ग होंगे। ये वहाँ की बस्तियों के ऊपर से उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र है। तो अब आगे देखते हैं। दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच से बड़ा बाजार है। अदीस अबाब, जहाँ एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय है, चिकित्सा विद्यालय एवं कई अच्छे स्कूल होने की वजह से शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यहाँ पे चित्रों में आप उसकी मैप भी देख सकते हैं, ऊपर से उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र भी देख सकते हैं। जिबूती अदीस अबाब रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है। बोले हवाई अड्डा सापेक्षतः एक नया हवाई अड्डा है। इस नगर का तेज़ी से विकास हुआ है क्योंकि यह इथोपिया के मध्य में स्थित है एवं कई प्रकार के कार्य यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं, जैसे प्रशासनिक कार्य भी और व्यापारिक कार्य भी यहाँ पर संपन्न होते हैं। अब दूसरा मुख्य नगर है कैनबरा। कैनबरा जो है अमेरिकन वास्तुविद वाल्टर ब्रिटली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस नगर की योजना बनाई। कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। भूदृश्य की प्राकृतिक आकृतियों को ध्यान में रखते हुए लगभग 25,000 निवासियों के रहने के लिए इस उद्यान नगर की कल्पना की गई थी। इसमें 5 मुख्य केंद्र थे, प्रत्येक के अलग अलग कार्य
पिछले कुछ दशकों से कई उपनगर इसके समीप बन गए जिनके अपने केंद्र हैं। नगर में बहुत खुले क्षेत्र हैं एवं कई उद्यान एवं पार्क हैं, यानी नियोजित पार्क हैं वो सभी नियोजित नगर में सभी प्रकार की सुविधाएं जो आधुनिक सुविधाएं मानी जाती हैं वो उपलब्ध कराई गई है। नगरीय बस्तियों के प्रकार। नगरीय बस्ती अपने आकार, उपलब्धि, सुविधा, उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर नामों से पुकारी जाती हैं, जैसे नगर, शहर, मिलियन सिटी, ये सब जनसंख्या के आधार पर हैं। सन नगर और विश्व नगरी। नगर की संकल्पना को ग्राम के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। केवल जनसंख्या का आकार ही मानदंड नहीं होता। नगर एवं ग्रामों में कार्यों की विषमता पैदा सदैव स्पष्ट नहीं होती, परंतु कुछ विशेष कार्य जैसे निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाएं नगरों में ही विद्यमान होती हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र की तरफ विकसित होने के लिए इन सुविधाओं का होना आवश्यक है, जो नगरीय क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र से अलग करती है। शहर, यह अग्रणी नगर होता है जो अपने स्थानीय व क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देता है। लेविस मम्फोर्ड के शब्दों में वास्तव में शहर उच्च व अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। शहर नगरों में बड़े होते हैं। शहर जो है छोटे जो नगर हैं उनसे बड़े होते हैं जनसंख्या के आकार में, एवं इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। यहाँ प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासनिकीय कार्यालय एवं यातायात के केंद्र होते हैं। इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है, तब इन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। जब इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाए तो ऐसे नगरों को हम मिलियन सिटी कहेंगे। सन नगर, इस शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से होता है। ये बार बार रिपीटेबल क्वेश्चन है। संलग्न आपको याद होना चाहिए, कई नगरों का समूह है। एक विशाल नगरीय विकसित विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो एवं टोक्यो इसके उदाहरण हैं। तो क्या भारत में आप ऐसे उदाहरण दे सकते हैं? जहाँ बिल्कुल आप उदाहरण देंगे, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के आसपास बड़े बड़े जैसे ग्रेटर नोएडा हो गया, उधर फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, इधर सोनीपत हो गया। तो बड़े बड़े जो शहर हैं इसके बिल्कुल कनेक्ट होते हैं, आज चले गए हैं, वही नहीं आने वाले समय में इसी का हिस्सा हो जाएंगे। मिलियन सिटी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मिलियन सिटी। मिलियन सिटी की संख्या पहले की अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है। 1800 में लंदन इस श्रेणी में आया, 1850 में पेरिस, 1860 में न्यूयॉर्क, यानी इनकी जनसंख्या बढ़ती गई और ये मिलियन सिटियाँ बनती चली गई। 1950 तक विश्व में 80 शहर मिलियन सिटी थे। मिलियन सिटी की वृद्धि प्रत्येक तीसरे दशक में 3 गुना हुई है। 1975 में इसकी संख्या 160 थी, जो बढ़कर 2005 में 438 हो गई। तो इसी तरह जनसंख्या बढ़ती गई और मिलियन सिटियों की संख्या बढ़ती गई। 70 के मध्य में 162 मिलियन सिटी थी और 2005 में इनकी संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई और संख्या 438 तक पहुंच गई। 2016 में दुनिया भर में 512, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, कम से कम 1 मिलियन 10 लाख निवासी थे। 2030 तक अनुमानित 662 शहरों में से कम 1 मिलियन निवासी होंगे। अब अंतिम है विश्व नगरी। यह शब्द मेगापोलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर, यानी सबसे बड़ा नगर भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका प्रयोग 1957 में जीन गोटमैन ने किया। यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन नगरों का समूह होता है। विश्व नगरी का सबसे उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जहाँ उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देता है। तो विश्व नगरी अनेक नगरों जैसे सन नगर पढ़ा हमने, उसी तरह से ये भी विकसित होता चला गया। मेगा सिटी का वितरण। एक मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त किया जाती है जिनके जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो। तो मेगा सिटी जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो जाए तो मेगा सिटी कहलाएगी। जैसे अगर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो मुख्य शहर हैं, अगर इन नगरों की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो जाए तो ये मेगा सिटी कहलाएगी।
सबसे पहले 1950 में न्यूयॉर्क में यह श्रेय प्राप्त किया था, जब उसकी जनसंख्या 1,25,00,000 हो गई। वर्तमान में 25 मेगा सिटी हैं। पिछले 50 वर्षों में विकसित देशों की विकासशील देशों में इनकी संख्या बढ़ी है। विकासशील देशों में जैसे भारत जैसे देश हैं, उनमें इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप टेबल देखिए, विश्व की मेगा सिटीज़ दी गई हैं, लगभग 31 हैं। इन 31 में से आपने भारत में जौन सी मेगा सिटी हैं उनके नाम अलग से छाट कर लिख देने हैं, अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। अब नगरीय विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं क्या हैं। जैसे हमने ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं पढ़ी थी, अब तो नगरीय बस्तियों की भी कुछ समस्याएं हैं। विकासशील देशों में बस्तियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं, जैसे अवहनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण। अवहनीय यानी उसकी वहन क्षमता से ज़्यादा जनसंख्या का होना। छोटे व तंग आवास, यानी आवास जो क्षेत्र हैं वो छोटे हैं और तंग हैं। पीने योग्य जल जैसी सुविधाओं की कमी, ये ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध थी, लेकिन यहाँ पर जो नगरीय क्षेत्र हैं उनके अंदर इनका अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें आधारभूत ढांचे जैसी बिजली, गंदे पानी की निकासी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि सुविधाओं की भी कमी होती है। तो इतनी समस्याएं हम देख पा रहे हैं। आप नगरीय बस्ती में या कस्बे में उत्पन्न निम्नलिखित समस्याओं की किसी की पहचान कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पर एक्टिविटी करनी है। आप अपने सम्मुख आने वाली जो समस्याएं हैं उनको इनमें से छाटेंगे और उनके बारे में, उनको कैसे प्रबंधित किया जाना चाहिए उसके बारे में लिखेंगे। नगरीय बस्तियों की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं वो देखिए। रोज़गार के अवसर, जब जनसंख्या अधिक आ जाएगी तो रोज़गार की जो समस्या है वो पैदा हो जाती है, सभी को रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पाता है। परंतु विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित हैं, तो विकासशील देशों की एक समस्या अलग से भी है कि यहाँ पर अधिकतर जो नगरीय बस्तियाँ हैं वह नियोजित हैं। आने वाले व्यक्ति अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा कर देते हैं, यानी भीड़ भी ज़्यादा होती है। आधुनिक शहरों में आवासों की कमी, लंबवत विस्तार तथा गंदी बस्तियों की वृद्धि प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी समस्याएं हैं नगरीय बस्ती की आधुनिक। अनेक शहरों में जनसंख्या का बढ़ता भाग निम्न स्तरीय आवासों जैसे गंदी बस्तियों, अनाधिकृत बस्तियों में रहते हैं। भारत के अधिकांश मिलियन सिटी 25% निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं, यानी वो बस्तियां सरकार के द्वारा अभी भी वैध घोषित नहीं की गई हैं। ऐसे नगर अन्य नगरों की अपेक्षा दोगुनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एशिया पैसिफिक देशों में नगरीय जनसंख्या का 60% भाग अनाधिकृत जनसंख्या का, कितना शहरी नगरी का, ये नगरीय जनसंख्या का 60% भाग जो है अनाधिकृत, यानी गलत तरीके से या सरकार की मदद की बिना ही इन बस्तियों का विकास किया गया है। यहाँ पर एक स्वस्थ शहर की विशेषताएं बताई गई हैं बॉक्स के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि एक स्वस्थ शहर में निम्नलिखित सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए। अगर नगरीय क्षेत्र को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए क्या क्या विशेषताएं। स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण, सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। स्थानीय सरकार को समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। अगर ये सभी सुविधाएं किसी नगर में, क्षेत्र में उपलब्ध हैं तो वो स्वस्थ शहर है। इसके अलावा आर्थिक समस्याएं, आर्थिक यानी रुपये पैसे से संबंधित समस्याएं भी नगरीय क्षेत्र में आती हैं। विश्व के विकासशील देशों के ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। यह विशाल प्रवासी जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों कुशल, अकुशल, अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या से अत्यधिक वृद्धि कर देती है, यानी जिनको कार्य अभी पूर्ण रूप से नहीं आते हैं। जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही चरम पर होती है, यानी जनसंख्या से पहले ही भरे हुए थे और ज़्यादा आगे, तो अब और ज़्यादा व्यक्तियों को भी काम चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो इससे आर्थिक तंगी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं, जहाँ पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक का विकास करने के लिए नगरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं। विकासशील देशों के शहर विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त हैं। वो बुराइयाँ कौन कौन सी हैं? अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण बहुसंख्यक निवासियों के आधारभूत सामाजिक ढांचागत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। उपलब्ध
स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं गरीब नगरवासियों की पहुंच से बाहर रहती हैं, यानी वहाँ नगरों में तो आगे लेकिन उन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। विकासशील देशों में स्वास्थ्य सूचक भी एक निराशाजनक, यानी कि स्वास्थ्य का जो सूचक बनाया गया है कि ये स्वास्थ्य सुविधाएं तो हर किसी को मिलनी ही चाहिए, तो वो भी उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। चित्र प्रस्तुत करते हैं, यानी वो बेरोजगारी हैं। बेरोजगारी एवं शिक्षा की कमी के कारण अपराध अधिक होते हैं। जब अधिकतर जनसंख्या के पास कोई काम करने को नहीं होगा और शिक्षा नहीं होगी तो वो आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म देती है, जिससे अपराध का ग्राफ बढ़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण इन नगरों में जनसंख्या का लिंग अनुपात असंतुलित हो जाता है, यानी गाँव से जनसंख्या जो अधिकतर प्रवास करती है वो पुरुष होती है, पुरुष जनसंख्या, जिसके कारण यहाँ पर लिंग अनुपात एक बड़ी समस्या रहती है नगरीय क्षेत्रों में। अन्य समस्या है पर्यावरण संबंधी समस्याएं। विकासशील देशों में रहने वाली विशाल नगरीय जनसंख्या जल का केवल उपयोग ही नहीं करती, वरन जलन एवं सभी प्रकार के व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण भी नहीं करती है। विकासशील देशों में अनेक नगरों में पीने योग्य पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति तथा घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत कठिन कार्य हो गया है। घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों के लिए परंपरागत ईंधन के व्यापक उपयोग के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। एक अनुपयुक्त मल निस्तारण व्यवस्था अस्वास्थ्यकर से दशाएं पैदा करती है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट को सामान्य मल व्यवस्था में डाल दिया जाता है या बिना किसी शोधन के अनिश्चित स्थानों में डाल दिया जाता है। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं जो नगरों में उष्णद्वीप बनाने में, उष्णद्वीप यानी गर्म करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। जो कंक्रीट के भवन हैं ये ज़्यादा गर्म होते हैं, जो उस क्षेत्र को भी गर्म करने का कार्य करते हैं। समान संसाधन एवं मनुष्यों के संतुलन के द्वारा शहर, नगर एवं ग्रामीण बस्ती आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। मानव बस्तियों को बनाए रखने के लिए ग्रामीण नगरीय संपर्क अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि ने रोजगार सृजन तथा आर्थिक अवसरों को पीछे धकेल दिया है, जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर प्रवास क्रमशः बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर नहीं मिल पाते उन्हें रोजगार के लिए, ये मुख्य कारण है जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्या जो है नगरीय प्रवास करती है, जिसने नगरीय क्षेत्रों में पहले से ही समस्यागत ढांचागत सुविधाओं और सेवाओं पर बहुत अधिक दबाव बढ़ा दिया है। ग्रामीण निर्धनता को दूर करना शीघ्र आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों में रहन सहन के स्तर को सुधारना एवं वहाँ रोजगार व शिक्षा के अवसरों का सृजन करना भी आवश्यक है। ग्रामीण और नगरीय ये सॉल्यूशन है कि हम कैसे नगरीय एवं ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अनुरूप योगदान व संपर्कों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। नगरीय रणनीति की योजना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नगर रणनीति में निम्न प्राथमिकता बताई है। नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थलों में वृद्धि की जानी चाहिए। ये आश्रय स्थल जैसे रैन बसेरा होते हैं, आपने दिल्ली में देखे भी होंगे बहुत सी जगहों पर। आधारभूत नगरीय सुविधाएं जैसे शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, जल और सफाई आदि का प्रबंधन आदि को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। महिलाओं की मूलभूत सेवाओं तथा राजकीय सुविधाओं तक पहुंच में सुधार होना चाहिए। ऊर्जा उपयोग व वैकल्पिक परिवहन तंत्र को उन्नत बनाया जाना चाहिए जिससे सभी उसका उपयोग कर पाएँ। वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये मानव बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण एवं नगरीय, उनकी प्रमुख समस्याएं, उनकी प्रमुख आकृतियाँ हम पढ़ चुके हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और अध्याय को कॉपी में भी लिखेंगे। थैंक यू।